नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यहां पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पहले सिलेबस है कवर कर रहे हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज है। ऊपर जैसा कि लिखा है आप देख ही रहे हैं, पीटी 2022 अक्टूबर माह में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी की तैयारी यहाँ पर हो रही है दोस्तों। तो आइए कुछ परसेंटेज सब्जेक्ट के अपने जो क्वेश्चंस रह गए हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनको सॉल्व करते हैं, जो कि आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जिनकी एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है पूरी। जैसे कि अपने पास तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम है अपने पास, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो देखिए, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो क्या है कि एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। जिससे उसका मासिक व्यय है दोस्तों, जो मासिक खर्च है, खर्च ही लिख देते हैं, मासिक खर्च ना बढ़े। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रतिशत कमी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि कितने की कमी करें जिससे उसका मासिक खर्च ना बढ़े। मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि कोई, हम सभी लोग मतलब ऑयल यूज ही करते हैं। मान लीजिए पेट्रोल की बात हो रही है, तो पेट्रोल के दाम में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। पहले हमें एक महीने में मान लीजिए लगता था कितना, 5 लीटर मान लीजिए पेट्रोल आप यूज करते थे एक महीने में। अब ये कहा जा रहा है कि अब जैसे पहले 100 रुपये में था पेट्रोल, 5 लीटर आप एक महीने में यूज करते थे, तो आपका एक महीने का पेट्रोल का जो खर्च था कितना था, वो 500 रुपये था पूरा। तो अब वही कहा जा रहा है कि जब तेल की कीमत 100 से 25% और बढ़ गई है, यानी कि 125 रुपये लीटर हो गई, तो आप जो 5 लीटर खर्च कर रहे हैं एक महीने में, उसी 5 लीटर में कितनी कटौती कर दें, कितनी कमी कर दें उस 5 लीटर में जो आप यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो खर्च है, जो 500 रुपये पेट्रोल का आपका खर्च हो रहा था एक महीने का, वो खर्च 500 से ज़्यादा ना हो, यानी कि 500 से ज़्यादा ना बढ़े। ठीक, तो यही प्रश्न का मतलब है ये। तो यहाँ पर देखिए आप लोग की प्रतिशत जो कमी है दोस्तों, जो उसके व्यय में प्रतिशत कमी होगी, वो क्या हो जाएगी, 100 × यहाँ पे जो वृद्धि की जा रही है ये मूल्य में, वो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि। और अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपान में हो जाता है 100+। ठीक, 100+ क्या हो जाएगा,
जो ये वृद्धि है ये नीचे हो जाएगी। ठीक, इस फार्मूले को दोस्तों आप यूज करिए और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले का यूज करके, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, अपना आंसर अपना देखते हैं फिर क्या आता है। ठीक, अब यहाँ पर व्यय में हमें प्रतिशत कमी निकालना है कि खर्च ना बढ़े। ठीक, तो प्रतिशत कमी, अब देखिए मूल्य में उसके 100, वृद्धि कितने प्रतिशत की हो रही है, 25% की, और 100, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये 100 यानी कि 100 × 25 अपॉन 125 हो जाएगा नीचे। ठीक, 100 + 25 125 हो जाएगा। फिर 25 1 जा 25, 5 जा 125। ठीक, देख रहे हैं आप लोग यहाँ से, भाई ये इतना आ जाएगा, 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। अब इस 5 से 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे 20 आया, 20%। ठीक दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 20% आया है अपने पास, ये क्या है, ये उसके खपत में, यानी कि जो वो 5 लीटर पहले ले रहा था, उस 5 लीटर में 20% की कमी कर दे तो उसका जो मासिक खर्च है ना वो उतना ही रहेगा, मतलब मासिक खर्च नहीं बढ़ेगा, भले जबकि उसकी 25% की दाम में वृद्धि हो गई है। ठीक, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, जैसे 25% है आपका, अगर 25% बढ़ रहा है किसी चीज़ का दाम, तो अगर आप अपनी खपत को उतना रखेंगे तो आपके खर्च में भी उतने की ही वृद्धि हो जाएगी। 25% की आपकी खर्च में वृद्धि हो जाएगी। तो इस 25% की आपकी खर्च में वृद्धि ना हो, इसीलिए आपको अपनी खपत में क्या करना पड़ेगा, 20% की कमी कर देनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, इतना आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सही से। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया होगा दोस्तों, ये कुछ परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और इसीलिए इन क्वेश्चंस को कराना जरूरी है, क्योंकि इनकी पूरी संभावना भी है एग्जाम में आने की। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्या है प्रश्न, यदि एक घन, घन जानते हैं आप लोग, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि, कितने की, 10% की वृद्धि हुई तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, ठीक दोस्तों, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि घन की बात हो रही है, और आप लोग जानते हैं कि घन क्या होता है, घन एक त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल क्या है, स्ट्रक्चर है। और घन में क्या होता है अपने पास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है। घन का आयतन आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, घन, भाई घन का आयतन क्या होता है, ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है
ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही तो है। ठीक, ये आप लोग जानते हैं घन का आयतन है ये। तो दोस्तों यहाँ पर घन में तीन चीजें हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अब उसकी भुजा की बात कर रहे हैं, भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों हम पहले दो चीज़ों को लेंगे, एक लंबाई को, एक चौड़ाई को। इन दोनों का पहले हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसके बाद फिर उसको हम हाइट के साथ लेके तब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोस्तों फॉर्मूला जो आपको पहले बताया था वही लगेगा, जैसे ये वाला है। आप इसको चाहिए समझ लीजिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, इस फॉर्मूला को मैं आपको बताया था। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको x को आप पहला मान लीजिए, मतलब आप x को लंबाई मान लीजिए, फिर y को चौड़ाई मान लीजिए। आप इस तरह कर सकते हैं, या पहला आप दूसरा कर लीजिए, जो भी है। तो इसका रिजल्टेंट यानी कि जो इसका परिणामी प्रतिशत हमें निकालना पड़ेगा, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। किसमें निकालेंगे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 है ये, 10 10 गुणा 10 बटा क्या है, इतना हो जाएगा। ये क्या है, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ से इसको देख लीजिए ऐसे, ये 10 10 20 हो जाएगा आपका, और ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ से जो हमारा परिणामी प्रतिशत परिवर्तन आया वो कितना आया, 21% आ गया दोस्तों। ठीक, अब जो हमारा 21% परिणामी प्रतिशत परिवर्तन आ गया है, तब हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा। अब हम इस चीज को लेंगे, देखिए अब जो हमारा ये आ गया ना, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन आया है। अब इसको लेके प्लस जो उसकी ऊंचाई है, देखिए अभी तक मैंने इन दोनों को लिया था, अब उसकी जो ऊंचाई है वो है। अब आप जानते हैं घन भुजा जो होती है वो ए ही होती है, तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, एक ही है। ठीक, अब हम इसको लेंगे एक, और एक ऊंचाई को लेंगे, यानी ऊंचाई क्या है, 10 ही है। ऊंचाई में जो वृद्धि है भुजा में उसकी 10 ही है। तो यहाँ से हम दूसरा क्या लेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे हम उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। क्या लिखेंगे अब, घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, तो आप यहाँ से देखेंगे कि घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कैसे हो जाएगा। यहाँ से जो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकला है उसकी लंबाई और चौड़ाई वाला उसको ले लेंगे, और अब उसके बाद ऊंचाई वाला भी ले लेंगे एक। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान ही है, बहुत वो नहीं है प्रॉब्लम इसमें कुछ। इस जीरो से इस जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे 21/10 है। अब तो आप जानते हैं 21/10 है, तो इसको आप 2.1 भी लिख सकते हैं। ठीक भाई, 21/10 को आप 2.1 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या देखेंगे कि 31 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा, ठीक, ये क्या है, परसेंट है। तो जो घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 33.1% का। ठीक, 33.1% क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा किसमें, घन के आयतन में, जब हम उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तब। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इतना समझ गए होंगे। फिर जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको आप आसानी से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। एग्जाम में आना ही आना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं ये, इसलिए इनको कराना बहुत ज़रूरी है। और ये
एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। ठीक, तो इस इतना हो गया होगा दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको रफ करके देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा है जो, मोहन अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। देखिए, मोहन है, मोहन अपने वेतन का 35% भोजन पर, ठीक, ये क्या है, 35% भोजन पर है, और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर, और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक, देखिए, तो 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन क्या है? ठीक, तो इसको मान लीजिए जनवरी 2011 में, जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों, मतलब क्या हुआ, भोजन पर और शिक्षा पर, दोनों को मिलाकर उसने क्या किया, उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किया है दोस्तों, 17,600 रुपये। खर्च किया। ठीक, तो उस माह में उसका वेतन क्या था, मतलब जनवरी माह में वेतन क्या था। ठीक, तो आप देखेंगे जनवरी माह में क्या है, वेतन क्या है, तो दोस्तों देखिए 35% और 5% आपको दिया गया है, यानी कि उसका जो वेतन है वो पूरा 100% होगा। किसी भी चीज़ को दोस्तों आप समझ लीजिए कि परसेंट में पूरा 100% होती है। मान लीजिए उसका वेतन जो मिलता होगा जनवरी महीने का, वो कितना होगा, वो पूरा 100% होगा, जिसमें से उसने 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर क्या किया है, खर्च किया गया है। और इन दोनों का खर्च का जो रुपए है वो रुपए यहाँ पर दिया गया है 17,600। तो यानी क्या हो जाएगा, कुल वेतन का, कुल वेतन का कितना, 35 और कितना, 5, ये परसेंट है। कुल वेतन का 35 बराबर कितना दिया गया है आपको, 17,600 रुपये। अब आप यहाँ देख ले रहे हैं कि कुल वेतन, कुल वेतन का मतलब गुणा हो जाएगा, ये जो है 40%, बराबर कितना है, 17,600 रुपये। तो क्या आप यहाँ से कुल वेतन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा कुल वेतन। यहाँ से देखिए कैसे निकल जाएगा, यहाँ से आप लोग कुल वेतन बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, या एक जीरो से क्यों, यहीं इसको कैंसिल कर दीजिए, तभी हो जाएगा आपका 17,600 यानी 17,600
इंटू 10/4। ठीक, देखिए इसको यहीं से कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16। ठीक, अब यहाँ पे ये डबल जीरो हो जाएगा इसे, यानी कि आप जब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4400 ये है प्लस 10 है ये, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4400 प्लस 10, सॉरी इंटू 10, प्लस नहीं है इंटू है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 4400 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये है उनके जनवरी माह का वेतन। तो उनका जो जनवरी माह का कुल वेतन निकला दोस्तों कितना निकल गया, वो 44,000। ठीक, ये जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, जो अगली अपने पास समस्या है उसको क्या, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक, देखिए आप लोग यहाँ 2 लोग हैं जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। तो उनमें से एक को 60% मत मतलब वही यहाँ पे वोट है, 60% मत मिला और वह 1600 मत से जीत गया। ठीक, तब क्या है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे जो हमें ज्ञात करना है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि एक इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, जिसमें 2 लोग पार्टिसिपेट के, 2 लोग भाई उम्मीदवार थे उसमें। उनमें से एक को क्या है, 60% मत मिला है और वह 1600 मतों से जीता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो भैया देखते हैं इसको कैसा होगा ये। तो जीते गए उम्मीदवार को मिला मत कितना है, 60% है। तो यहाँ पे लिखिए कि जीते गए उम्मीदवार को मिला मत बराबर 60%। ये दोस्तों कम साइज चल रहा है, हम ब्लैक वाला यूज कर ले रहे हैं। ठीक, जब जीतने वाले को मिला है 60%, मैंने आपको भी क्या बताया कि कोई चीज़ कितना होता है अपने आप का, वो 100% होता है। एक जो जीता है इसमें से उसको मिल गया है 60%, तो आप 100 - 60 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, तो कितना आएगा,
यानी जो हारा है उम्मीदवार, हारने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला है? 40%। तो यहाँ पे लिख दीजिए हारने वाले उम्मीदवार को मिला वोट बराबर, या मत लिख दीजिए कितना, 40%। अच्छा आप ये बताइए कि जो हारा है वो भी 40% पाया है, जो जीता है वो 60% पाया है। तो यानी कि इससे ज़्यादा ये कितना पाया है भाई? हारने वाले से कितना ज़्यादा जीतने वाला पाया है, आप समझिए यहाँ पे खुद। जब हारने वाला 40% पाया है वोट, 40%, और जीतने वाला 60% पाया है, 60%, तब इससे ये ज़्यादा कितना है भाई? इस 40 से ये 60 कितना है? ये प्लस 20% ही तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40% ये भी पाता और 40 ये भी पाता तो दोनों बराबर रहते, लेकिन ये 40 से 20% ज़्यादा पाया है, 60% पाया है, तो ये 20% ही वोट है जिससे ये जीता हुआ है। और यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है कितना, गिवन है 1600 मतों से वो जीता है, ये जीता है, ठीक, जीत गया। तो जीत पाया है उसने कितना, 1600 मतों से। यानी कि क्या हुआ कि यह जो 60% है इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 1600 है दोस्तों। आप इसको इस तरह भी समझ लीजिए कि हार जीत में जो अंतर है वो कितना, आप जैसे हमने इसको 20 लिखा तो ये हार जीत का अंतर ही तो है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए कि हार जीत का प्रतिशत जो अंतर है वो कितना है, तो 60 - 40 बराबर 20%। ना ये वही 20 है, इसमें कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है। अब यहाँ से आप ये देख लीजिए कि 20% की जो वैल्यू दी गई है, कुल मत का 20% बराबर कितना है, कुल मत का 20%। भाई जो कुल मत था उसी का 20% पा के तो उसने जीता है। 1600 रुपये दिया गया है ना, 1600 मतलब रुपये नहीं, वोट है ये। तो अब यहाँ आप यहाँ से कुल मत निकाल सकते हैं क्या? जैसा आप अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे वैसे आप निकाल लीजिए। तो आप यहाँ से लिख दीजिए कुल, ये हो जाएगा आपका कुल मत गुणा 20/100 बराबर 1600। ठीक दोस्तों, देखिए ये ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो कुल मत बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, 16 5 जो कितना हो जाएगा 80, डबल जीरो लगा दीजिए। यानी कि जो उसने कुल मत उस चुनाव में डाला था वो कितना था, चुनाव में पड़ने वाला कुल मत दोस्तों कितना था, 8000, ठीक, 8000। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये सब दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको समझे होंगे इतना, और इसको रफ करके दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक, देखिए इस टाइप के प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए इनको कराना जरूरी था। इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इनके ना जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सब के आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, एग्जाम में सब आएंगे दोस्तों, पूरा पूरा इनके आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिला। ठीक, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, तो यहां पर देखिए दो
उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को, देखिए एक उम्मीदवार को क्या हुआ, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का, देखिए क्या है, 55% मत मिला। ठीक, मत मिला। 20% वोट अवैध थे। आगे दे रहा है कि 20% जो वोट थे वो क्या थे, अवैध थे। 20% वोट अवैध थे। अवैध का मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, कि पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, चुनाव, तो उसमें पेपर पे स्टैंप लगाया जाता था, मतलब अगर वो इधर उधर कहीं लग जाता था तो वो अवैध हो जाता था, इनवैलिड वोट उसी को बोला जाता था, वो इनवैलिड वोट हो जाता था। तो ये जो 20% वोट है दोस्तों, ये क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया। ठीक, अब यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, यदि यदि वोटों की कुल संख्या 7500, 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या होगी। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की पूछ रहा है दोस्तों, प्राप्त जो वैलिड वोट थे, वैध मतों की संख्या क्या होगी। ठीक, देखिए पहले दोस्तों आप लोग ये समझिए कि यहां पर जो 100% वोट था डाला, उसमें से 20% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब जो बचेगा भाई, 100% वोट है ये, इसमें से 20% क्या है, ये अवैध है। तो जो वैध वोट बचेगा कितना बचेगा, 80% ही तो वैध वोट बचेगा। और हमें इसमें वैध वोट की ही संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों। और कुल कितना वोट पड़ा था, ये वोट दोस्तों ये कुल है, इसमें जो 75% वोट दिया गया है, कुल पड़ा था वोट, उसमें वैध प्लस अवैध दोनों वोट हैं शामिल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो लेना है वो 75% का क्या, 80%, 7500 का 80% लेना है, तभी हमको क्या मिलेगा, वैध। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कुल वैध वोट बराबर या कुल वैध मत बराबर, कुल वैध मत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7500 इंटू 80/100। ठीक, डबल से डबल कट दीजिए आप। यहाँ पे आप देखिए ये जीरो हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, जीरो, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। 4 फिर 8 7 ज़ा 56, और 4 कितना हो जाएगा, 60। यानी कि जो कुल वैध वोट डले थे दोस्तों, वो कितने थे, 6000 थे। कुल तो वोट डला 7500, लेकिन जिसमें से 20% अवैध हो जाने के कारण जो वैध बचा वो कितना है, 6000 वैध मत है। अब इसी 6000 का देखिए यहाँ पे क्या है, पहले उम्मीदवार को जो एक उम्मीदवार को जो मिला है वैध वोटों का 55%, तो एक उम्मीदवार को जो वैध वोटों का 55% मिला है, वैध उम्मीदवार को भाई 55% मिल गया है, तो जो वैध नहीं, सॉरी, एक उम्मीदवार को 55% मिला है, तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको कितना मिलेगा भाई, 55, जब 100 में से आप 55 निकाल देंगे तो आप कितना पाएंगे, 45 पाएंगे। तो यानी कि वैध वोटों का 45% क्या हो जाएगा, दूसरे उम्मीदवार को
प्राप्त वैध मत बराबर 65% किसका, इस इतना 6000 का। तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए आप लोग कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत बराबर, देखिए यहाँ पे एक को 55% मिल गया है, यहाँ समझ लीजिएगा आप, यहाँ पे एक को 55% वैध मत मिला है और टोटल वैध मत कितना है 6000। जब 6000 में से भैया एक को 55% मिल चुका है पहले ही, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 6000 का 45% ही तो दूसरे को मिलेगा। तो वही है ये 6000 का आप यहाँ पे क्या निकाल देंगे, 45%। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो वैध वोट है वो कितना है, 6000 है, इसलिए हम 6000 का क्या निकालेंगे, 45%। अब यहाँ से आप देखिए इसको डबल से डबल कैंसिल आउट। अब यहाँ पे आप एक जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए आगे ये वाला, 6 पंचे 30 यानी 6 5 जब 30, कैरी 3 6 4 जब 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार था उसको वैध वोटों का कितना वोट मिला, उसको यानी कि कुल कितना वैध मत मिला, तो वो 2700। यही क्या हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बाकी आसान प्रश्न है, उसमें कुछ है नहीं विशेष। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको समझा दे रहा हूँ कि कह रहा था कि 2 उम्मीदवार थे चुनाव में, जिसमें से कि टोटल कितना वोट पड़ा था 7500। 7500 जब कुल वोट पड़ा है चुनाव में, और जिसमें से कि 20% वोट जो था 7500 का 20% वो क्या हुआ, वो अवैध हो गया। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने जो अवैध हो गया है उसको कुल में से घटा दिया है, माइनस कर दिया, तो हमें जो वैध है वो मिल गया है। तो हमने वैध कितना मिला, हमें 80% वैध मत मिल गया है। ये 80% क्या होगा, वैध मत है ये। ठीक, तो जब हम 80% यहाँ पे लिखते हैं कुल वैध मत, जो कुल वैध मत कितना हो जाएगा 7500 का 80%, वो हमने निकाला था, यहाँ कितना आ जाएगा 6000। 6000 वैध मत आएगा ये। ठीक, जब 6000 वैध मत आ गया दोस्तों, और उसी 6000 में से एक ने पहले से क्या किया है 55% उसको मिल गया है, 6000 के 55%, तो जो दूसरे को मिलेगा दोस्तों वो 6000 का कितना मिलेगा 45% ही तो मिलेगा। तो वही हमने दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत बराबर 6000 का 45%। ठीक, जब हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे क्या आ गया 2700 आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा जो परसेंटेज टॉपिक, यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इस समय तैयारी में बिल्कुल पूरा अपना जी जान लगे होंगे, क्योंकि समय कम है और अब तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर से आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आने की संभावना है इसकी भी, और बने रहिए एनरिच स्टडी के साथ दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।